स्वागत है दोस्तों, एक बार आप सभी का पुनः हमारी इस वीडियो में। आज हम लोग कक्षा 12 के अनसॉल्व्ड के अंतर्गत भौतिक विज्ञान के अनसॉल्व्ड को हल करेंगे, जिसका पहला सेट। तो चलिएगा देखते हैं सीधे प्रश्न को। पहले का ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस द ब्रागली तरंग दैर्ध्य होता है। चार ऑप्शन दिए हैं। लेमडा बराबर 1/√2me, लेमडा बराबर h/√me, लेमडा बराबर √2me/h, लेमडा बराबर √me/h। तो कैसे करेंगे बेटा इस प्रश्न को? एक नंबर के हिसाब में वहां तेजी से काम करेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य होती है, तो द ब्रागली या दे ब्रागली आप कह सकते हैं, दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य होती है बेटा लेमडा बराबर h/p, जहां h का मतलब प्लांक नियतांक है। 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड इसकी वैल्यू होती है। अब आइएगा, अब आपको जो ऑप्शन दिया है उसमें ई गतिज ऊर्जा के रूप में दिया है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई कण जिसका द्रव्यमान m हो और वेग v हो बेटा, तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी। वैसे गतिज ऊर्जा को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, लेकिन यहां पर ई दिया गया है। तो ई बराबर कितना हो जाएगा, 12m v²। अब अगर हम लोग जाने तो हमारे पास एक फार्मूला होता है संवेग का, P बराबर mv, क्योंकि यहां पर हम वापस आएंगे अभी और P की वैल्यू रखना है, तो इसको हम P के रूप में बनाना चाहेंगे। P बराबर mv, अगर हम p² निकालें तो m² और v² हो जाएगा। तो यहाँ एक काम करते हैं, m से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, तो m² v² और m से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क ना पड़े। तो E = 1/2 और ये वाला p²/m हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई लेंगे, p² बराबर 2em। केवल बेटा p निकालेंगे √2em। ये जो p की वैल्यू हमारी आ गई है, इसको अगर हम समीकरण 1 में रखें तो हमें दे ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य क्या मिलेगी। समीकरण 1 से लेमडा h/√2me बोले या em बोला जाए ये। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो हमारा बेटा पहला वाला जो इसका ऑप्शन है वो सही होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि यदि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल E हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है। चार ऑप्शन है हमारे पास। ओम के नियम का पालन करता है, vd और E हमारे पास इस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसको करने के लिए क्या जानना है हमें, हम लोगों को एक अनुगमन वेग का, जब अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करते हैं बेटा, तो एक फार्मूला मिलता है। उस फार्मूले को जरा लिखते हैं। vd बराबर अनुगमन वेग v⁻𝜏/ml, ऐसा एक फार्मूला होता है। यह अनुगमन वेग और विभवांतर में संबंध होता है। v विभवांतर है, e इलेक्ट्रॉन का जो कण गति कर रहा है उसका आपके पास आवेश है, और टाउ शांतिकाल यानी समय है, m द्रव्यमान होगा, और यल जो हमने चालक चुना है उसकी लंबाई होगी। अब हमारे पास जो ऑप्शन है वो v के पद में नहीं नजर आ रहे हैं, e के पद में नजर आ रहे हैं। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर v/L। तो अगर v बराबर निकाला जाए तो EL होगा। तो vd बराबर v की वैल्यू पुटअप करते हैं EL E⁻⁴/ml, L से L कैंसिल आउट हो जाएगा। तो vd हमको ऑप्शन में E के रूप में नजर आ रहे हैं कई सारे ऑप्शन। तो हम अगर E को देखें तो E इसके साथ अंश में लिखा है, यानी vd प्रोपोर्शनल टू E। तो बेटा जो कह रहा है आपके पास कि कौन सा संबंध ओम के नियम का पालन करता है, तो अनुगमन वेग vd, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के अनुक्रमानुपाती। तो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिएगा गा नंबर की हम लोग बात करते हैं। गा नंबर प्रश्न पे क्या लिखा है विकल्पी में? गा नंबर पे ये लिखा है कि प्रकीर्णित अल्फा कण का पथ होता है। ये अल्फा कण प्रकीर्णित, आप लोगों ने रदरफोर्ड का नाम सुना है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग होता है। उस रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में जो अल्फा कण का पथ होता है वो कैसा होता है? चार ऑप्शन हमारे पास है, वृत्ताकार, परवलयाकार, दीर्घवृत्ताकार और अति परवलयाकार। तो क्या जानते, थोड़ा सा इसकी भूमिका को समझते हैं हम लोग। जो अल्फा कण होते हैं वो हम लोग जानते हैं कि कुछ अल्फा कण देखे गए, जब उस तीव्रगामी उस पर वेग दिया गया तो कुछ अल्फा कण तो सीधे निकल जाते थे, और कुछ अल्फा कण बेटा हमारे 90 डिग्री से कम, और कुछ हमारे अल्फा कण 90 डिग्री से अधिक, यानी उसी कोण पर वापस उसी दिशा में लौट आते थे, कुछ ऐसा।
इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिली। कुछ पार निकल जाते थे, कुछ मुड़ जाते थे, कुछ वापस लौट आते थे। तो अगर हम वृत्ताकार इसके लिए ऑप्शन चुने तो वृत्ताकार में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब कोई कण गति करेगा तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है केवल, जिसका नाम अभी केंद्र बल होता है। तो इसमें तो हमारे इधर भी जाते हैं कण, इस ओर भी मुड़ते हैं और लौट भी आते हैं। तो वृत्ताकार ऑप्शन तो इस पर सटीक नहीं बैठ रहा। परवलयाकार की हम बात करते हैं। अगर हम परवलय की बात करते हैं तो इस परवलय में जो आपके पास अक्ष होती है, ये आकृति इस अक्ष के सिमेट्रिक है। मतलब इसको अगर हम इस अक्ष में देखें तो इतना हिस्सा ऊपर, इतना हिस्सा नीचे है। हमारे इसमें जो अल्फा कण होते हैं प्रकीर्णित होने के बाद कुछ वापस भी लौटते हैं, और केवल ये सिमेट्रिक की वजह से लग रहा है कि परवलय भी संभव नहीं हो पा रहा है। दीर्घवृत्ताकार आकृति अगर हम बनाएं तो दीर्घवृत्ताकार में भी जो कण गति करेगा उसमें अंदर केंद्र की ओर लगता है, तो ये भी संभव नहीं है। तो अगर इस हिसाब से विकल्प के बारे में बात किया जाए तो जो आपके पास अत परवलयाकार होगा तो ये अल्फा कण का जो पथ होगा वो अत परवलयाकार समझ में आएगा। तो गा का आप सीधे भी याद कर सकते हैं, समझाने के लिए ऐसा बताया बेटा, अति परवलयाकार ऑप्शन होगा। घा नंबर पर आएंगे आप लोग, क्या लिखा है घा नंबर पर? प्रश्न है हमारा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी, अब आपके पास जो ऑप्शन दिया है वो लाल, हरा, पीला, नीला ऐसा रंग दिया है। तो हमारे पास फोकस दूरी से संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं, उनके बेस पर आप वहां समझेंगे। 1/f बराबर n-1, 1/r1 और 1/r2 लेंस मेकर का फार्मूला होता है ये। इसमें अपवर्तनांक n लिखा है। अगर अपवर्तनांक n को आपको समझाने के लिए लिखा जाए c/λ, अपवर्तनांक जो निरपेक्ष होता है वो 1c/λ, निर्वात में प्रकाश की चाल और जो आपकी तरंग दैर्ध्य होती है उसके अनुपात के बराबर होगा। अब क्या करते हैं, अपवर्तनांक n का मान जो होता है वो c/v के भी कह सकते हैं, तो डायरेक्ट में नहीं होगा, n बराबर c/v और v बराबर आपके पास n λ होता है, ऐसे आप समझेंगे। तो n बराबर c/v और v को जब आप कन्वर्ट करेंगे तो n λ में बदल जाएगा, ऐसा। अब यहां से अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो ये f और लेमडा के साथ अगर रिलेशन बनाया जाए तो हमको समझ में आता है कि f प्रोपोर्शनल टू लेमडा है, यानी कि जो हमारी फोकस दूरी है वह लेमडा के अनुक्रमानुपाती है। अगर आपके पास फोकस दूरी अधिकतम होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी ज्यादा होगी। तो हम समझ लें कि सभी रंगों में से कौन से रंग की तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी, उसी की फोकस दूरी भी ज्यादा होगी। तो ये आपने वर्ण विक्षेपण पढ़ा है, उसमें विब ग्योर के हिसाब से आप लोगों को पता होगा, VIBGYOR। तो सबसे ऊपर लाल है, लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो अगर लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा है बेटा तो हम कह सकते हैं कि लाल रंग के लिए जो फोकस दूरी होगी वह सबसे ज्यादा होगी। ऐसे आप समझ करके अपवर्तनांक के रूप में भी आ सकता है, तो निकालिए। ये यहाँ यन आवृत्त है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये वाला अपवर्तनांक बेटा, यन में कंफ्यूजन हो तो आप एफ लिख सकते हो, लेमडा के रूप में चाहिए था तो यहाँ ऐसी कोई बात नहीं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग बात करेंगे। यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल धारित्र हो यानी धारिता हो तो परिपथ में व्यय शक्ति होगी। अगर हमारे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में बेटा केवल धारिता शी दिया हो तो हम लोग जानते हैं कि जो धारिता शी होती है उसके सिरों पर जो वोल्टेज Vc होता है वो जो धारा होती है, धारा I के साथ ये 90 डिग्री पश्चगामी होता है, ये ऐसा डायग्राम बनता है। तो इसके लिए जब केवल संधारित्र की धारिता दिया हो तो 90 डिग्री का कोण बनता है धारा I के साथ, और धारा I क्या रहता है, समान कला में होता है वोल्टेज के साथ। अब क्या करेंगे हम, अगर यहां पर वह शक्ति पूछ रहा है बेटा तो हमको शक्ति का एक फार्मूला पता है, पी एवरेज भी कह सकते हो आप, VRMS IRMS इंटू काश फाई। क्या करेंगे, इसमें फाई का मतलब कलांतर से है, तो VRMS IRMS इंटू काश फाई का मतलब 90 डिग्री और काश 90 का मतलब 0। तो आप पी एवरेज यानी पी औसत का मतलब यही जो पी दिया गया इसमें केवल, तो इसका मतलब इसकी जो आंसर के इसके जो हम आंसर की बात करेंगे वो पी बराबर 0 आ जाएगा। ये अंगा नंबर तक के प्रश्न हुए हैं। आगे आते हैं, 4 नंबर विषय में दिया है,
दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल काम करता है। जब इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इन पर 8 न्यूटन का बल कार्य करता है। माध्यम का परावैद्युतांक आपसे पूछ रहा है के का मान। तो कंडीशन दिया गया, बाकी डायरेक्ट फार्मूला होता है, थोड़ा विस्तार समझते हैं पहले। दो बिंदु आवेश है, निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच वायु में रखा गया है तो 80 न्यूटन का बल लगता है। तो लिखते हैं वायु के लिए। तो वायु के लिए अगर हम लोग बात करें, 4 नंबर प्रश्न है बेटा ये। तो वायु के लिए हमारे पास F जो दे रखा है वो 80 होता है। F बराबर हम लोग जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपके पास 80 दिया है। वायु के बाद अगर हम बेटा आए, माध्यम का परावैद्युतांक, दूरी वही रहेगा, आवेश है वही, तो लिखते हैं अब निर्वात परावैद्युतांक माध्यम के लिए, परावैद्युतांक के लिए। तो परावैद्युतांक के लिए जो हमारे पास फार्मूला हो जाएगा, F का संबंधित F बराबर 1/4πε0 Q, यहाँ पर K Q1 Q2 बाई में आर स्क्वायर। अब आपको परावैद्युतांक माध्यम के लिए बल दिया गया है तो चाहे F बराबर आप 8 रख दीजिएगा यहाँ पर, और थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। आवेश वही है, दूरी वही है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर K के अतिरिक्त जितना लिखा है वहां पर हम 80 भर सकते हैं और अपान में K बचेगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई लिया जाए तो 8K की वैल्यू 80 आ जाएगी। केवल K की वैल्यू निकालेंगे तो 80/8 यानी कि 10 आ जाएगी। और ये मात्रक इसका कुछ होता नहीं क्योंकि समान चीज़ों का अनुपात है, तो K की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। ये आपके विकल्पी थे। आइएगा आप प्रश्न संख्या 2 के का पर आते हैं। क्या लिखा है 2 का? लेंस की वायु में फोकस दूरी एवं लेंस को द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी का अनुपात बताना होगा। 1 नंबर में प्रश्न है अति लघु उत्तरी में। तो लेंस की वायु में जो फोकस दूरी होगा, दूसरे का है वायु में फोकस दूरी, वो क्या होती है बेटा? F है। और जो आपके पास द्रव में फोकस दूरी होगी, द्रव में फोकस दूरी वह कितनी होती है? FL। लिक्विड वो एयर है। आपसे कह रहा इनका अनुपात यानी FA/FL के बारे में बात कह रहा। बटा लगाकर बाद में अनुपात लगा सकते हैं। तो इसके फार्मूले को समझने के लिए अगर आपने शॉर्टकट समझ रखा है तो FA जो लिखा हुआ है जब ये पलटेगा तो इसके यहाँ नीचे आएगा अनुपात में और ये इसका ऊपर आ जाएगा अपूर्णांक, यानी LNG-1 और A का ANG-1। अनुपात में लिखना चाहते हैं तो FA रेशियो FL इक्वल टू LNG यानी द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक रेशियो ANG-K1। 1 नंबर में आपका ये ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आया कि FA कहाँ से आया तो इसको समझने के लिए वही जो आपके पास फार्मूला होता है 1/FA इज इक्वल टू बेटा ANG-1 1/R1 और माइनस के 1/R2 होता है। ऐसे ही बेटा 1/FL बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा। 1/FL बराबर होता है LNG-1, द्रव में फोकस दूरी हो जाएगा द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1/R1 माइनस 1/R2। अब अगर आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से या समीकरण 2 को समीकरण 1 से, आपको FA/FL निकालना है। तो अगर आप 2 वाले को 1 से भाग करेंगे तो आपको यही जो हमने शॉर्टकट तरीका बताया उससे आ जाएगा। आप चाहे इससे कर लीजिएगा चाहे उससे कर लीजिएगा। चलिएगा दूसरे के खा नंबर को समझते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में आयनन विभव कितना होता है? इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर का मतलब ये हुआ बेटा कि जो हमारी n/1 मुख्य क्वांटम संख्या n/1 के लिए कक्ष संख्या 1 को हम लोग मूल ऊर्जा स्तर जानते हैं। तो अगर बात करें सवाल के सॉल्यूशन की तो कैसे शुरू करते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर, तो इलेक्ट्रॉन की जो हमारे पास nवीं कक्षा में सूत्र होता है, ऊर्जा का सूत्र होता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब आपको आयनन विभव का मान पूछता है, तो आयनन विभव के लिए एक लाइन का फार्मूला समझते हैं जरा। आयनन विभव, तो जो आयनन विभव का फार्मूला होता है इक्वल टू E∞
और माइनस E1। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, आयनन विभव वोल्ट में होता है, तो आप इसको E से डिवाइड कर देंगे। ई इन्फिनाइट का मतलब बेटा यहाँ En से हम ई इन्फिनाइट की वैल्यू पाएंगे, n की जगह पर इन्फिनाइट भरेंगे, समथिंग बाई नीचे इन्फिनाइट आएगा तो 0 हो जाएगा। और अगर E1 की वैल्यू निकाला जाए तो -13.6 और यहाँ पर n की वैल्यू 1 यानी -13.6 रखते हैं जरा। ई इन्फिनाइट की वैल्यू 0 माइनस यहाँ है और E1 की वैल्यू भी माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा 13.6। और ये पूरा जो चल रहा है ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और बटे में आपके पास ई से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आएगा, इसका प्रथम आयनन विभव हो जाएगा। इतना ये आप सूत्र याद करके आराम से निकाल सकते हैं। अब आइएगा बेटा आगे चलते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कि विद्युत चालकता की परिभाषा एवं विमीय सूत्र। विद्युत चालकता, आपको 4 नाम याद होने चाहिए, एक विद्युत प्रतिरोध, एक विद्युत चालकता, एक विशिष्ट प्रतिरोध और एक विशिष्ट चालकता। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया उसके लिए बात कर लेते हैं कि क्या लिखा है। विद्युत चालकता की परिभाषा, तो विद्युत चालकता को समझने के लिए उसके फार्मूले पर चलते हैं। विद्युत चालकता G इज इक्वल टू 1/R। यहां से ये परिभाषा समझ में आ रही है कि जो हमारे पास विद्युत प्रतिरोध होता है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को किसके नाम से जानते हैं हम, विद्युत चालकता के नाम से। ये प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे आप किससे प्रकट कर रहे हैं, G से। G इक्वल टू 1/R फार्मूला पहले लिख दिया है। अब आपसे कह क्या रहा, और भी आगे क्वेश्चन है, इस पे कह रहा है परिभाषा एवं विमीय सूत्र हो, तो इसका अगर मात्रक निकाल लिया जाए तो भी वहां से विमीय सूत्र निकल सकता है, फार्मूले से भी निकल सकता है बेटा। तो चलिएगा, अगर हम बात करते हैं तो G इक्वल टू 1/R, मात्रक और विमीय सूत्र दोनों समझ लेते हैं। R है हमारे पास, V बराबर हम जानते हैं IR होता है, केवल R की जगह पर भरेंगे तो V/I इक्वल टू R हो जाएगा। तो G इक्वल टू 1/R की वैल्यू भरेंगे V/I, पलट जाएगा G इक्वल टू I/, में V। I का मतलब वैद्युत धारा, ये जो हमारी मूल राशि उसमें आ रहा है, और V को हम जरा चेंज कर लेते ताकि मात्रक और विमीय सूत्र बताने में आसान रहे। I V बराबर होता है W/Q, तो W/Q, Q पलट करके ऊपर चला जाएगा, I इंटू Q/W। W का नहीं आता है तो आप पुनः बदल सकते हो, बाकी W का डायरेक्ट में भी लिख सकते हो। W बराबर FD होता है, F का MLT-2 होता है विमीय सूत्र में, और D का लंबाई है L। कुल मिलाकर W का हो जाएगा ML2T-2। चलिएगा, अब यहाँ पे रख करके जरा दिखाते हैं कि G का विमीय सूत्र क्या आएगा। मात्रक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो G के मात्रक पे कुछ पहले शॉर्टकट मात्रक ऐसे लिख देते, फिर यहाँ से भी आप निकाल लेना। G का जो मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तो जो G का मात्रक आएगा बेटा वो ओम इनवर्स होगा, 1/ओम, यानी प्रति ओम बोलो या ओम इनवर्स बोलिएगा। इसके अन्य मात्रक भी हैं, शाइमन या मोह, ये मात्रक भी आप याद कर सकते हैं। आइएगा जरा जो विमीय सूत्र पर काम कर रहे थे, I वैद्युत धारा है, लिखा रहने दीजिए। Q का मान IT होता है और W के लिए निकाल लिया है, तो I का मल्टीप्लाई हो जाएगा I²। वैद्युत धारा एम्पियर होता है, इसका विमीय सूत्र कैपिटल A, 2 बार लिखा स्क्वायर हो जाएगा, समय का कैपिटल T, W का पहले लिख लिया है ML2T-2। क्या काम करेंगे, सबको ऊपर लाएंगे, यम ऊपर आ जाएगा, तो m की पावर हमारे पास कितना हो जाएगा, -1। अब ये वाला L में 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर आपके पास T है, तो L ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा बेटा। T पर हमारे पास -2 लिखा है, T पर एक ऑलरेडी पावर ऊपर है, नीचे से जाएगा प्लस हो जाएगा, और A पे 2 लिखा है। तो इतना कहा जाए तो ये विमीय सूत्र, इससे संबंधित कुछ भी आता है तो आप आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को बताता है। अमीटर और वोल्टमीटर दो होते हैं, तो जो हमारा अमीटर होता है ये बेटा धारा के वर्ग माध्य मूल मान को बताता है। वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब धारा के IRMS,
धारा के वर्ग माध्य मूल मान को। तो धारा के वर्ग माध्य मूल मान का मतलब IRMS। तो बस इसका एक लाइन में यही जवाब हो जाएगा। कह रहा था प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रयुक्त अमीटर धारा के किस मान को नापता है? तो धारा के वर्ग माध्य मूल IRMS को नापता है। होल पर कितना आवेश होता है? पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाइएगा। होल का मतलब होता है कोटर। होल आपका अंग्रेजी शब्द है। तो होल पर जो आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन और होल दो होते हैं अलग अलग। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, होल और कोटर यानी उस पर धनावेश होता है। तो लिख दिया जाए कि होल यानी आप समझ सकते हो कोटर पर धनावेश होता है। और धन आवेश कितना होता है? इसकी अगर हम धन आवेश होता है, अगर हम वैल्यू की बात करें बेटा तो इसका मान 1.6 प्लस में इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अगला क्या कह रहा है? इसी में पीएन संधि डायोड का परिपथ संकेत बनाना है। तो पीएन संधि डायोड का परिपथ आरेख देख लीजिएगा। ये आपके पास इधर P है और इधर N है। ये वाला P आपका धन शिरा रहता है तो ये एनोड कहलाएगा और ये वाला आपका कैथोड कहलाएगा। ऐसे बना देंगे अगर आप तो ये आपके पीएन संधि डायोड का प्रतीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है? रेडियो तरंगों एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है? तो चलिएगा बेटा, रेडियो तरंगों और सूक्ष्म तरंगे ये आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इसमें आप ऐसा समझ लीजिएगा कि जो रेडियो तरंग होती है, रेडियो तरंग की, इससे संबंधित जितने क्वेश्चंस के बारे में चर्चा कर देते हैं। रेडियो तरंग की बेटा तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, सबसे अधिक होती है। और इसकी जो आवृत्ति होती है वह सबसे कम होती है, सबसे कम होती है जितनी भी तरंगे होंगी। और रेडियो तरंगों के बाद अगर गामा की बात करें, अभी गामा पूछ नहीं रहा पर हम गामा आपको समझा रहे हैं। गामा जो तरंग होगी, गामा किरण कह दीजिएगा, उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा उल्टा मामला होगा, सबसे कम होती है, सबसे कम। और आवृत्ति जो होती है वह सबसे अधिक होती है। आप पहले तो दो इस तरह के क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे। अब आप अपने प्रश्न पर आएंगे। आपको करा रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगे। रेडियो तरंगे आपको पता है कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है, आवृत्ति सबसे कम है, सबसे कम है। तो कह दिया इसने रेडियो तरंगे एवं सूक्ष्म तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक है? आवृत्ति की बात फ्रीक्वेंसी की कह रहा। तो हम जानते हैं कि रेडियो की सबसे कम है, तो इन दोनों में जो अधिक होगी वो सूक्ष्म तरंगों का। इसका आपका जवाब हो जाएगा सूक्ष्म तरंगों। ये आपके इस प्रश्न का जवाब है खंड बा का। खंड आपके पास जो दूसरे का चा का। अब आते हैं हम सभी लोग खंड शा पर बेटा। 2 नंबरों के प्रश्न के लिए लिखा है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा को परिभाषित करना। परिभाषा के लिए आया है 2 नंबर में। तो क्या है नाभिक की द्रव्यमान क्षति? एक्चुअल में क्या जानते हैं हम लोग, जो नाभिक हमारा होता है उसका जो द्रव्यमान होता है उसमें जो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, मीन्स न्यूक्लियन रहते हैं, उसके द्रव्यमान के योग से थोड़ा सा कम रहता है। नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वह उसमें रहने वाले न्यूक्लियन के द्रव्यमान से कुछ कम रहता है। तो यही जो अंतर आता है, अंतर को हम लोग किसके नाम से जानते हैं? द्रव्यमान क्षति के नाम से जानते हैं। हमने लिख दिया, एक बार आप इसको सीधे से देख लेंगे थोड़ा सा तो समझने में सही रहेगा। द्रव्यमान क्षति किसी नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, उसमें उपस्थित न्यूक्लियनों, कौन कौन नाम? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों के योग से सदैव कुछ कम होता है। द्रव्यमानों के इस अंतर को नाभिक की द्रव्यमान क्षति कहते हैं। द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम बराबर फार्मूला बना सकते हैं, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान और माइनस नाभिक का द्रव्यमान। जितना आएगा न्यूमेरिकल लगाएंगे जब हम कभी, तो डेल्टा एम उतना आपको द्रव्यमान क्षति के रूप में बताएगा। इसी में बेटा एक बंधन ऊर्जा पूछा है। तो बंधन ऊर्जा क्या है? किसी नाभिक के समस्त न्यूक्लियन यानी कि उसमें उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक से अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए, पृथक पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा लगेगी उसको हम नाभिक की बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसे आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं, थ्योरी का क्वेश्चन है। आगे आएंगे हम सभी लोग। हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है कि क्राउन कांच से द्विअवतल लेंस बनाना है। लेंस के पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाएं कि लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर हो।
क्राउन कांच का अपवर्तनांक। क्राउन कांच एक कांच का प्रकार है, उसके नाम पर ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और आगे जो नाम दिया गया है वो आपको कह रहा है कौन सा नाम दिया गया है, क्राउन कांच और द्विअवतल लेंस है। तो चलिएगा, द्विअवतल लेंस के लिए हम लोगों को कुछ पता है। द्विअवतल लेंस कुछ इस प्रकार बनता है बेटा, इस प्रकार ये वाला इधर घुमा हुआ है, तो इसकी जो त्रिज्या हो जाएगी R1 वह माइनस के R होगी, दोनों त्रिज्याएं बराबर होती हैं। और R2 का जो मान होगा ये इधर बना है, तो इधर पॉजिटिव होता है नंबर लाइन के हिसाब से, तो R2 बराबर R हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, लेंसों की पृष्ठों की त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, तो आपने कह लिया R रखी जाए, खाली चिन्ह में अलग R आप मान के चलेंगे। लेंस की क्षमता दिया है बेटा, क्षमता का मतलब P, तो क्षमता P की वैल्यू कितना है, माइनस के 2.5 डायोप्टर, 2.5 डायोप्टर। और आपको अपवर्तनांक दिया है कांच का, तो कांच का अपवर्तनांक यानी यन की जो वैल्यू है वो कितना दिया है, 1.65। ये कांच का अपवर्तनांक दिया गया है। अब हम सभी लोग क्या करते हैं, जो अपवर्तनांक हो 2R1 R2 हो, तो लेंस मेकर का एक फार्मूला जानते हैं, सूत्र 1/f इज इक्वल टू n-1 1/R1 माइनस के 1/R2। क्या है, यफ की समस्या है तो हम लोगों को एक फार्मूला पता, अगर सेंटीमीटर में फोकस दूरी चाहिए तो P इक्वल टू 100/f। मान भर देते हैं, माइनस के 2.5 इक्वल टू 100/f, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस के 2.5 f इक्वल टू 100, केवल f निकालेंगे 100 बाई माइनस के 2.5, इसका आप डेसिमल खत्म करके f जानेंगे तो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे रख दीजिएगा 1/f, f की वैल्यू हमारे पास पता है 40, n का मान बेटा दिया गया है 1.65 माइनस 1/R1 की वैल्यू आपके पास पता है -R, और माइनस के 1/R2 की वैल्यू भी आपके पास पता है R। अब क्या करेंगे हम लोग, 1/40 रहने देते हैं, 1.65, तो 1.65 से जब 1 घट जाएगा तो 0.65 आ जाएगा। और ये वाला 1/-R और ये वाला -1/R, इसको हम 1/-R को माइनस के 1/R समझ सकते हैं। आपके पास थोड़ा ध्यान देना है कि ये जो f का मान आएगा ये माइनस में है, यहाँ पर थोड़ा माइनस रख लीजिएगा। ये वाला हो जाएगा -1 मिला के माइनस के 2/R, तो माइनस के 1/40 इक्वल टू 65 को 2 में गुणा करके 2 अंकों पर डेसिमल लगा दीजिएगा, तो 65 दूना 130 हो जाएगा, और 2 अंक पर बेटा डेसिमल लग जाएगा ऐसा, बट्टे में R। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्वल टू 1.3 है, 30 में 1.3, 13 चौके 52, एक अंक पर आपका डेसिमल लग जाएगा सेंटीमीटर। तो ये आपके इस दिए गए न्यूमेरिकल का जवाब हो जाएगा जो इसने कहा था। ये क्राउन कांच का अपवर्तनांक वाला प्रश्न 2 नंबर का। अगला थ्योरी का क्वेश्चन है बेटा, कह रहा पीएन संधि डायोड के अग्र अभिनत स्थिति में इसके प्रचलन को समझाइए। पीएन संधि डायोड एक डायग्राम बना रखा है हमने पहले से, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। पीएन संधि डायोड में जो ये आपका पी टाइप वाला क्षेत्र होता है, ये पी टाइप वाला क्षेत्र, यानी इसको हम बाह्य बैटरी के धन सिरे से जोड़ते हैं, और जो हमारा बेटा एन वाला क्षेत्र होता है इसको हम बाहरी जो बैटरी बाहर से लगाते हैं उसके ऋण सिरे से जोड़ते हैं, एन टाइप को ऋण सिरे से और पी टाइप को धन सिरे से। जब ऐसा करते हैं तो क्या होता है, इस प्रकार का जोड़ना जो है हमारा क्या कहलाता है, वह अग्र अभिनत, या अंग्रेजी का शब्द है फॉरवर्ड बायस कहलाती है। इस दशा में क्या होता है, जो ये आपका पी क्षेत्र है और जो एन क्षेत्र है, इलेक्ट्रॉन ये हैं और ये कोटर हैं, तो इलेक्ट्रॉन के चलने की विपरीत दिशा में एक वैद्युत क्षेत्र आता है, मतलब पी से एन की ओर एक बाहरी वैद्युत क्षेत्र आता है, और उसके अंदर उसके विरुद्ध में आता है ये इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, तो इंटरनल आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है वैद्युत क्षेत्र EI। लेकिन ये जो बाहर वाला आपका वैद्युत क्षेत्र होता है ये अंदर वाले के बेटा वैद्युत क्षेत्र से कहीं ज्यादा होता है। तो फिर इस घटना में होता क्या है, जो संधि डायोड हमारे पास बना है इसमें इस वैद्युत क्षेत्र E के कारण जो आपके पास कोटर P है, ये वाला P, इस क्षेत्र से क्या होता है, N क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या चलने लगते हैं, E के कारण कोटर जो है P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर चलते हैं। इसके कारण
जो ये आपके पास होल यानी कोटर बने हैं वह P क्षेत्र से N क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलते हैं। अब क्या होता है, ये इधर चल रहे हैं, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये N क्षेत्र से P क्षेत्र की ओर वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E की विपरीत दिशा में चलते हैं। ये इधर, और जब ये संधि के समीप क्या होते हैं, पहुंचते हैं, तो कोटर और इलेक्ट्रॉन आपस में संयोग करके विलुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन और कोटर संयोग करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये जो P क्षेत्र है, P क्षेत्र में बैटरी जो लगी हुई है इसके धन सिरे के समीप एक सहसंयोजक बंध टूटेगा। जब ये आपस में क्या करते हैं, संयोग करते हैं, और जब यहाँ पर बैटरी के समीप एक बंध टूट जाता है तो इससे क्या होता है, जो हमारे पास कोटर है ये कोटर तो कहाँ चला जाएगा, संधि के पास, संधि की ओर चला जाएगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है ये तार में से होकर, संयोजक तार से, ये तार से होकर बैटरी के धन सिरे में जाएगा। और जब ये धन सिरे में जाएगा तो इसी समय यहाँ माइनस वाले सिरे से एक इलेक्ट्रॉन निकलकर N क्षेत्र में जाएगा, और फिर जहां पर ये इलेक्ट्रॉन गायब हुआ था पहली बार में उसका स्थान ले लेगा जो यहां से निकला हुआ है। इस प्रकार हमारे पास पीएन संधि डायोड में बेटा बहुसंख्यक आवेश वाहक आ जाएंगे। बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेश वाहक का काम करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होती, उच्च वैद्युत धारा बहती है जिसको आप अग्रधारा कहते हैं। एक बार हमने इसको लिख भी रखा है, इसको आप थोड़ा सा देख करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पीएन संधि डायोड के पी टाइप क्रिस्टल को बाय बैटरी के धन सिरे से, जो आपको समझाया था, ये इतना है। इसको आपको जो सुनाया समझाया था डायग्राम में वही है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिएगा हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमीटर में हम लोग जानते हैं कि एक शंट होता है। शंट क्या होता है, अमीटर के समांतर क्रम में एक निम्न प्रतिरोध का यंत्र होता है जिसको लगाया जाता है। ऐसा कुछ आपके पास एक यहाँ गैल्वेनोमीटर होती है, धारा मापी, उसमें क्या होता है, ये एक धारा टोटल आई है अगर यहाँ से, तो इसमें जाने वाली धारा आपके पास IG होगी, और इधर से इसके समांतर क्रम में एक आपके पास शंट लगा होगा जिसका नाम S, तो टोटल धारा में से IG इधर चली जाएगी तो I माइनस IG इधर जाएगी। तो हमारे पास जो प्रश्न लिखा था, अमीटर में शंट प्रतिरोध जो आपके पास होता है इसका मान बढ़ा दिया जाए। तो बेटा अगर अमीटर में हम शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देते हैं तो बढ़ा देने पर जो धारा की रेंज होगी यानी परास वो घट जाएगा। ये आपका शंट बढ़ाएंगे मान तो इस अमीटर की जो रेंज है, धारा की रेंज, वो घट जाएगी। मतलब इसमें जो आपके पास परास कह रहा है, कुल मिला के परास घट जाएगा। ऐसा क्यों है समझते हैं जरा। जब ये हम उच्च शंट का प्रतिरोध लगाएंगे तो जो आपके पास मुख्य परिपथ होगी पूरी, इससे जो जाने वाली धारा है ये ज़्यादा गुजर जाएगी, इससे जाने वाली धारा। जब इसका मान बढ़ाएंगे तो इससे धारा क्या होगी, ज़्यादा जाएगी, और इससे जो इसकी क्षमता होगी, इतनी इसकी क्षमता बहुत कम होती है गैल्वेनोमीटर की, तो जब इससे ज़्यादा धारा जाएगी तो इसके मापने की क्षमता घटेगी। इस वजह से अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। अब इसी में एक क्वेश्चन और लिखा है, सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सुग्राहिता जो हमारी होती है, धारा मापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी IS, वह उसके प्रति एकांक धारा में उत्पन्न विक्षेप के अनुपात के बराबर होता है, यानी IS इक्वल टू 5/I होता है बेटा। तो अगर हमारे पास जो धारा है, अगर धारा मापने की क्षमता घटेगी, धारा घटेगी तो उसकी सुग्राहिता बढ़ेगी। तो आपको जो कह रहा शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाएंगे तो कह दीजिएगा सुग्राहिता बढ़ेगा। क्यों सुग्राहिता बढ़ती है, जब ये उच्च शंट का प्रतिरोध लगेगा बेटा तो मुख्य प्रतिरोध पर जो वोल्टेज होता है वो डाउन हो जाता है। तो वोल्टेज डाउन होने से क्या होती है, सुग्राहिता बढ़ जाती है। वोल्टेज डाउन होने से सुग्राहिता बढ़ जाएगी यानी धारा घट जाती है। तो एक बार साफ साफ लिख भी रखा है, इसको आप ऐसे पढ़कर तैयार कर लीजिएगा थोड़ा सा। अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ा देने पर परास घटता है क्योंकि उच्च शंट प्रतिरोध के कारण मुख्य प्रतिरोध से अधिक धारा गुजरती है, जिससे अमीटर की धारा मापने की क्षमता घट जाती है। और लिख दिया बेटा सुग्राहिता बढ़ती है क्योंकि उच्च शंट प्रतिरोध के कारण मुख्य प्रतिरोध पर अधिक वोल्टेज गिरता है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर।
और बात करते हैं खंड दा पर। खंड दा पर 4 नंबर के का पर आते हैं। अब 3 नंबर के लिए प्रश्न है हमारे पास, यदि कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन वायु के सापेक्ष 1/4 रह जाएगा। आपको दिया है ANG यानी वायु के सापेक्ष, ANG का मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ANW का मतलब वायु के सापेक्ष जल का आपको अपवर्तनांक 4/3 दिया गया है। कांच के एक पतले प्रिज्म को जल में डुबो देना है। पहले कहीं दूसरी जगह था, कहाँ था? वायु में था। ये लास्ट की लैंग्वेज से समझ में आ रहा, वायु में था, जल में डुबोना है तो क्या हो जाएगा, विचलन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो हम लोग जानते हैं कि जो विचलन डेल एम बराबर होता है वो n-1 इंटू ए बेटा एक फार्मूला होता है, n-1 इंटू ए। अब आप अलग अलग कंडीशन पर बात कर लीजिएगा, एक बार वायु के लिए विचलन निकाल देते हैं और एक बार जल के लिए विचलन निकालते हैं। तो वायु के लिए क्या हो जाएगा देखते हैं जरा, वायु के लिए विचलन, तो वायु के लिए हमारा जो विचलन होगा वह डेल ए होगा, और डेल ए कितना होगा जब यहां पर वायु के लिए, तो इसका अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष कांच का हो जाएगा ANG-1। आप चाहें तो यहां पर ANG की वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। ANG हमें पता है 3/2 -1 इंटू ए, तो डेल ए इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 - 2 1/2 इंटू ए। ये तो हमारे वायु का विचलन आ गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसमें डुबो दिया गया, जल में, तो जल के लिए विचलन निकाल दीजिएगा, जल के लिए विचलन। तो वही फार्मूले पर चलते हैं जो मेन वाला लिखा है डेल एम की जगह पर, डेल डब्लू। तो डेल डब्लू के लिए बात करेंगे, जहां ANG है वहां WNG हो जाएगा बेटा -1, यानी कि आपके जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक इंटू ए। पर ध्यान से देखा जाए तो हमको प्रश्न में ANG पता है और ANW पता है, लेकिन WNG नहीं पता है। तो WNG का मतलब है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बाद वाला माध्यम, यानी ANG और बटा ANW होता है। अब आप ANG का मान प्रश्न में दिया गया है 3/2, ANW का मान प्रश्न में पता है 4/3, तो 3/2 पलट जाएगा गुणे 3/4, यानी कि 9/8। तो 9/8 बेटा आपके पास किसका मान आ गया है, WNG का। तो रखते हैं जरा डेल डब्लू का मान निकालते हैं, WNG का मान 9/8 -1 इंटू ए। तो डेल डब्लू की वैल्यू कितना, 9 - 8 1/8 इंटू ए। तो हम लोग वायु माध्यम में जान गए विचलन, और आपके पास जल माध्यम में पूछता क्या है, कह रहा कि उसे जल में डुबो दिया जाए तो सिद्ध करना है कि प्रिज्म द्वारा उत्पन्न न्यूनतम विचलन जल में डुबोने के बाद वायु के सापेक्ष का 1/4 रह जाएगा। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अगर बात ऐसे लिखा जाए, जल में डुबो दें तो सिद्ध कीजिए, जल में डुबोने के बाद यानी जो विचलन है डेल डब्लू वो क्या है, वायु के सापेक्ष 1/4 है। वायु के सापेक्ष मीन्स डेल ए का 1/4 है, डेल्टा ए का 1/4, डेल ए इंटू 1/4 है। इतना हमको प्रूफ करना है। तो कैसे कर पाएंगे, डेल डब्लू आ चुका है आपके पास बेटा, डेल ए आ चुका है, इन दोनों इक्वेशनों को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं और हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो डेल डब्लू बाई डेल ए इक्वल टू 1/8a और इतने का डेल ए में 1/2a, ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, 1/8 पलट जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/4। डेल डब्लू बाई डेल ए इक्वल टू 1/4। केवल बेटा डेल डब्लू निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा, डेल ए डिवाइड में उधर मल्टीप्लाई में 1/4 डेल ए। तो हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे पास जल में डुबो देने के बाद विचलन होगा वो वायु के विचलन का 1/4 है, यही हमको प्रूफ करना था इधर। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।